नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है और आप सुन रहे हैं इतिहास की बातें पॉडकास्ट। ये है एपिसोड नंबर 17 और मैं आपका दोस्त सुरेंद्र। दोस्तों, इस एपिसोड में बुद्ध के युग में राज्य संरचना और वर्ण व्यवस्था, द स्टेट स्ट्रक्चर एंड वर्णा सिस्टम इन द एज ऑफ बुद्धा। अगेन, बुद्ध के युग में राज्य संरचना और वर्ण व्यवस्था, स्टेट स्ट्रक्चर्स एंड वर्णा सिस्टम इन एज ऑफ बुद्धा। दोस्तों, इस एपिसोड को हमेशा की तरह अधिक रोमांचक बनाने के लिए मैं कुछ सवालों से शुरुआत करूंगा। इन सवालों के जवाब ढूंढते हुए हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दूसरी नगरीय संरचना क्या थी और इसका क्या महत्व है? अर्थात सेकंड अर्बनाइजेशन या दूसरा नगरीकरण क्या था और इसका क्या महत्व है? आइए इसे समझते हैं। दोस्तों, दूसरा नगरीकरण, पहला नगरीकरण कौन सा? आपको तो पता ही है। पहला नगरीकरण है इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये दूसरा नगरीकरण से जुड़ा प्रश्न है। तो दूसरा नगरीकरण 6th सेंचुरी बीसी के दौरान हुआ, जब उत्तरी भारत में नगरों का पुनः उदय हुआ। तो एक नगर तो बसे भारतीय इतिहास में, सिंधु घाटी सभ्यता वाला, पर वो समय के साथ समाप्त हो गए। ये हम पिछले एपिसोड में बात कर चुके हैं। और दूसरा नगरीकरण है 6th सेंचुरी बीसी का। इस युग में यह युग था वह व्यापार, शिल्पकला और नगरीय जीवन के विकास के लिए जाना जाता है। इस समय अवधि में गंगा यमुना दोआब और इसके आसपास के क्षेत्रों में नगरों का विस्तार हुआ। ये था 6th सेंचुरी बीसीई। इसमें हम 3 मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दें, उन्हें हम याद करें। पहला है व्यापार और शिल्पकला। दूसरी नगरीकरण ने व्यापार और शिल्पकला को बढ़ावा दिया। व्यापारिक मार्गों का विस्तार हुआ और शिल्पकारों ने अपने उत्पादों को दूर दूर तक बेचने के लिए नए नए बाजार खोले। तो पहला विस्तार आपको व्यापार और शिल्पकला का बताना चाहिए, जिसमें व्यापार और शिल्पकला को बहुत सारे व्यापारिक मार्ग बने और इन हाईवेज की वजह से, इन जो कमर्शियल हाईवेज थे, इनके विस्तार ने बहुत सारे मार्केट खोले। दूसरा पॉइंट याद रखें, नगरीय जीवन। तो इस पॉइंट में क्या आपको याद रखना चाहिए? नगरों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियां बढ़ी, जिससे एक संगठित और स्थिर समाज का निर्माण हुआ। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के निर्माण की। भारत कैसे बना, भारत का निर्माण कैसे हुआ। तो इसमें दूसरी नगरीकरण की इन विशेषताओं को आप याद रखें। दोस्तों, अगला प्रश्न आता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बुद्ध के युग में क्या महत्व था? रूरल इकोनॉमी का बुद्ध के युग में क्या महत्व था? तो दोस्तों, बुद्ध के युग में ग्रामीण अर्थव्यवस्था समाज की मुख्य आर्थिक गतिविधि थी। कृषि मुख्य रूप से गेहूं, जौ, चावल और तिलहन की खेती पर आधारित थी। पशुपालन भी महत्वपूर्ण था और गाय, भैंस, भेड़ और बकरी पालन का प्रचलन था। इसे भी हम 3 बिंदुओं में याद कर सकते हैं। पहला कृषि, दूसरा पशुपालन, तीसरा व्यापार। तो बुद्ध के युग में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि के बारे में जानते हैं। तो उन्नत कृषि तकनीकों का उपयोग किया गया, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई। इस समय पशुपालन की बात करें तो पशुपालन ने आर्थिक स्थिरता और समाज में समृद्धि में योगदान किया। वहीं अंतिम व्यापार बिंदु को याद करें तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने व्यापार और विनिमय प्रणाली को भी प्रोत्साहित किया। तो विनिमय प्रणाली में क्या है? एक्सचेंजेस, सोशल एक्सचेंजेस बढ़े, जो बाद में कमर्शियल एक्सचेंजेस में बदल गए। तो 3 बिंदु ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बुद्ध के युग में महत्व को दिखाते हैं: कृषि, पशुपालन और व्यापार।
हम पहले ही बात कर चुके हैं कि व्यापार अर्थात व्यापार का प्रारंभ ही कब होगा, जब सरप्लस, प्रोडक्शन सरप्लस में होने लगा है। तो सारे प्रोडक्शन सरप्लस में होने लगे हैं इस समय तक। तो जैसे ही सरप्लस होगा तो एक्सचेंज शुरू हो जाएंगे। तो ये रहा व्यापार। तो ये 3 बिंदुओं के बाद हम अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न है, बुद्ध के युग में प्रशासनिक प्रणाली कौन सी थी? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स क्या थे उस टाइम? तो ये दोस्तों, बुद्ध के युग में प्रशासनिक प्रणाली संगठित और संरचित थी। राज्य का प्रमुख राजा था और उसे मंत्रियों की एक परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। प्रशासनिक इकाइयों में नगर, गांव और जिलों का विभाजन होता था और प्रत्येक इकाई के लिए एक अधिकारी नियुक्त होता था। तो ये थी प्रशासनिक प्रणाली। अब हम बात करते हैं उस समय के राजा और मंत्री परिषद की। तो राजा प्रशासन का प्रमुख था और मंत्री परिषद राज्यों के कार्यों में उसकी सहायता करते थे। वहीं प्रशासनिक इकाइयों की बात करें तो राज्य की विभिन्न प्रशासनिक इकाइयाँ क्या क्या हो सकती हैं? तो वही जो जिससे अधिकारी संचालित कर सकें, जैसे नगर, गांव और जिले। तो ये प्रशासनिक इकाइयाँ हैं। तो इस प्रकार से बुद्ध के युग में शासन प्रणाली को आप समझा सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है सेना को लेकर। सेना यानी कि आर्मी और कर प्रणाली का क्या महत्व है? बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न दोस्तों। तो बुद्ध के युग में सेना और कर प्रणाली राज्य की शक्ति और स्थिरता के प्रमुख स्तंभ थे। सेना राज्य की सुरक्षा और विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, जबकि कर प्रणाली राज्य की आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करती थी। बात करते हैं सेना और कर प्रणाली को। तो सेना में पैदल सैनिक, घुड़सवार, रथ और हाथियों का महत्वपूर्ण स्थान था। राजा सेना का प्रमुख होता था और अन्य अभियानों को, जिसमें युद्ध के अभियान होते थे, उसमें राजा सैनिकों को नेतृत्व प्रदान करता था। कर प्रणाली पर चर्चा करें तो कर यानी टैक्स, जो कर प्रणाली में भूमि कर, व्यापार कर और अन्य कर शामिल थे। कर संग्रह का कार्य राज्य के अधिकारी करते थे और यह राज्य के वित्तीय संसाधनों का प्रमुख स्रोत था। तो ये है आंसर कि सेना और कर प्रणाली का क्या महत्व था। अब हम अगले भाग पर आते हैं एपिसोड के और जानने का प्रयास करते हैं कि गणतांत्रिक प्रयोग और सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, मतलब द रिपब्लिकन एक्सपेरिमेंट एंड सोशल ऑर्डर्स। अब विचार करें दोस्तों, गणतांत्रिक प्रयोग क्या थे और उसका क्या महत्व था। तो बुद्ध के युग में गणतंत्रों का उदय एक महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रयोग था। ये गणतंत्र छोटे राज्यों या जनपदों के रूप में स्थापित हुए थे, जहां जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि शासन करते थे। तो कौन थे ये प्रमुख गणराज्य? तो 2 नाम आप हमेशा याद रखें, पहला वज्जी और दूसरा मल्ल। वज्जी वर्तमान बिहार में स्थित था और इसके प्रमुख जो सदस्य थे वो लिच्छवी थे। और मल वर्तमान उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पर स्थित है। तो इस प्रकार से ये 2 गणराज्य थे। एक प्रयोग था कि क्या जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि के द्वारा शासन किया जा सकता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बुद्ध के समय में हुए प्रयोग थे, राजनीतिक प्रयोग थे। अगला सवाल दोस्तों हम सामाजिक व्यवस्था पर लेकर आते हैं। तो सामाजिक व्यवस्था यानी कि सोशल ऑर्डर और विधान, लेजिस्लेशन क्या क्या थे और क्या महत्व था। तो प्रश्न है सामाजिक व्यवस्था और विधान का क्या महत्व था। दोस्तों, बुद्ध के युग में सामाजिक व्यवस्था और विधान महत्वपूर्ण थे। विधान मतलब लेजिस्लेशन, कानून बनाना, लेजिस्लेशन। तो समाज को अगेन 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभाजित किया गया था और प्रत्येक वर्ण की अपनी भूमिकाएं और जिम्मेदारियां थीं।
विधान समाज के विभिन्न वर्गों और उसके अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करता था। विधान मतलब लेजिस्लेशन, विधि बनाना। वर्ण व्यवस्था क्या है? वर्ण व्यवस्था है सामाजिक विभाजन और कार्य विभाजन को वर्ण व्यवस्था द्वारा सुनिश्चित किया गया था। क्या क्या? सामाजिक विभाजन और कार्य विभाजन। विधान से क्या मतलब है? विधान ने सामाजिक संरचना को स्थिर किया और समाज में शांति और अनुशासन बनाए रखा। तो ये था आंसर, सामाजिक व्यवस्था और विधान का क्या महत्व था। दोस्तों, अंत में हम आते हैं और क्रोनोलॉजी को समझते हैं कि इस समय क्या थी क्रोनोलॉजी। तो दोस्तों, बुद्ध के युग में राज्य संरचना और वर्ण व्यवस्था ने समाज को संगठित और स्थिर किया। प्रशासनिक प्रणाली, सेना और कर प्रणाली ने राज्य को मजबूत बनाया, जबकि वर्ण व्यवस्था ने सामाजिक संरचना को सुनिश्चित किया। वहीं गणराज्य और सामाजिक विधान ने समाज को एक संगठित और सुशासित या अनुशासित ढांचा प्रदान किया। क्या थी प्रमुख घटनाएं और उनका कालक्रम क्या था? तो दूसरी नगरीकरण लगभग 6 सेंचुरी बीसीई, बुद्ध का जन्म 563 बीसीई, महाजनपदों का उदय 6 से 5th बीसीई, गणराज्यों का उदय 6th बीसीई। तो ये थे कुछ कालक्रम जो आपको याद रखने चाहिए। और अंत में एक कोटेशन, यह एक हिस्ट्री पर का कोटेशन है, हिस्ट्री पर आधारित कोटेशन है, और एक हिस्टोरियन हैं R.G. कोलिंगवुड। R.G. कोलिंगवुड का कहना था, इतिहास का अध्ययन करना न केवल हमारे मस्तिष्क को ज्ञान देता है, बल्कि यह हमारे व्यक्तित्व को भी समृद्ध करता है। अर्थात टू स्टडी हिस्ट्री इज नॉट ओनली द गेन नॉलेज, not only gain the knowledge for the mind, but to enrich the personality। तो धन्यवाद दोस्तों, आज इतना ही।